सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। आपके पेपर में बहुत सारे जो एनसीईआरटी बुक में डायग्राम या मैप दिए गए होते हैं, उसके आधार पर भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक 1 है, इससे संबंधित अभी मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम के आधार पर सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर आप कोशिश करें कि मेरे से पहले आप इनका आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि विच आर 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? चाइना एंड इंडिया, यानी चीन और भारत। देन आप लिखेंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है। तो अभी आप ये देखेंगे डायग्राम और इसके आधार पर बताएंगे, तो वो है एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा है। तीसरा पूछता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। तो इस डायग्राम में मोस्टली हमेशा यही होता है कि 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट इससे मिल जाएंगे और एक क्वेश्चन आपने अपने माइंड से देना पड़ेगा। तो जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, उसके पीछे कारण है फिजिकल फैक्टर, एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें आप बताइए भौतिक कारण और आर्थिक कारण, ठीक है। इसमें आप और एक्सप्लेन करना चाहें सेंटेंस के रूप में तो लिख दीजिए कि धरातलीय विषमता के कारण, जलवायु विषमता के कारण, जल की उपलब्धता के कारण, खनिज संसाधनों के कारण, औद्योगिकरण के कारण, नगरीयकरण के कारण जनसंख्या समान है, ठीक है। जनसंख्या वहाँ रहना पसंद करती जहाँ मैदान होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट डायग्राम। सेकंड देखते हैं। सेकंड पूछता है कि ये आपका एक डायग्राम दे रखा है पॉपुलेशन की ट्रांजिशन थ्योरी, इसको बोला जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इसके आधार पर आपने देखना है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जनांकीय संक्रमण, पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होती है, इसके आधार पर कौन सी स्टेज के अंदर फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी हाई रहती है। तो वो आप देखेंगे इसमें, तो वो है आपका आंसर आएगा स्टेज 1 यानी चरण 1। सेकंड पूछता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था विस्फोटक चरण मानी जाती है। तो ये वाली जो स्टेज होती है, ये वाली, यहाँ आप देखेंगे तो स्टेज सेकंड यानी चरण 2, इसको विस्फोटक माना जाता है क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट हाई रहती है और डेथ रेट कंट्रोल हो जाती है। तीसरा कहता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत वर्तमान में किस चरण में है। तो हम है, तो अगर इसका देखा जाए तो इसके आधार पर हम स्टेज 2 में ही हैं। स्टेज 2 के लास्ट पार्ट में आप कहिए कि अभी हमारी जो है विस्फोटक जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उससे थोड़ा सा तो हम नियंत्रित कर पाए हैं, लेकिन अभी हम इस तीसरी वाली स्टेज में नहीं पहुंचे हैं जिसके अंदर कनाडा, जापान और यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इंडिया अभी भी इस डायग्राम के आधार पर सेकंड स्टेज में है, ठीक है। और अगर ये स्टेज 4 वाली होती तो फिर हम स्टेज नंबर 3 पे होते। नेक्स्ट आपका ये एक डायग्राम दिया गया है, यानी चित्र है, पिक्चर है। तो इस चित्र में आप किस आर्थिक गतिविधि को देख पा रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली में आप देख रहे हैं ये शिप हर्ड्स हैं, नोमैडिक हर्डिंग का कार्य कर रहे हैं, यानी ये भेड़ चारण का काम कर रहे हैं। तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया। हिंदी वाले लिखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप, इंग्लिश में आप लिख दीजिए प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड कहता है ये गतिविधि लाल कलर श्रमी क्यों कहलाती है। आप लिखेंगे लेबर के काम, ड्यू टू लेबर या हार्ड वर्क, अधिक शारीरिक मेहनत के कारण से ये रेड कलर श्रमिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है इस प्रकार की गतिविधि की कोई 2 विशेषताएं बताइए जो ये जो पशुचारण होता है। तो इसमें आप लिखेंगे नंबर 1, ये जो होते हैं ये मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी ये
जलवासी जो चरवाहे होते हैं ये ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और सेकंड आप इसकी कोई विशेषता बता दीजिए कि इसमें जो है वेरियस टाइप्स के पशु पाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पशु कैसे पाले जाएंगे कि जहाँ पर डेजर्ट होगा वहाँ पर भेड़ पाली जाएंगी, बकरियाँ पाली जाएंगी, ऊँट पाले जाएंगे। इसके अलावा जहाँ तिब्बत जैसा प्लेट्यू एरिया वहाँ पर याक पाले जाते हैं, आर्कटिक के अंदर रेंडियर पाले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर विविधता रहती है। और आप यानी जो नोमैडिक हर्डिंग की फीचर्स हैं उनमें से कोई भी 2 फीचर्स यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैप दिया गया है और इस मैप में पूछता है कि ये किस प्रकार की जलवायु दशाओं में संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो किस प्रकार की जलवायु दशाओं में सबसिस्टेंस गैदरिंग यानी कलेक्शन का काम किया जाता है। तो वो होती हैं वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड। या तो आप इसमें देखेंगे कि जैसे ये वाला जो बेल्ट है ये वेरी कोल्ड एरिया है और ये वाला जो बेल्ट है ये वेरी हॉट जोन है। तो इस वाले बेल्ट में जो डेजर्ट है वहाँ पर ऐसा होता है, या भारत जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट कवर है उसके अंदर ऐसा किया जाता है। तो ये आप बताइए। तो इस टाइप्स के ये हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में स्थित कोई 3 संग्रहण के क्षेत्र बताओ। नंबर 1, 2 और 3। ठीक है। नंबर 1 पे है ब्राज़ील के अंदर अमेजन फॉरेस्ट। नंबर 2 यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका जिसमें आप बताएंगे कांगो बेसिन। ठीक है। और थर्ड वन है इंडोनेशिया। ओके। तो ये आप बताएंगे ये अमेजन फॉरेस्ट है, यहाँ कांगो बेसिन, या इंडोनेशिया। तीसरा कह रहा है संग्रहण कार्य की कोई 2 फीचर्स लिखिए। नंबर 1 ये प्राइमरी एक्टिविटी होता है। नंबर 2 इस कार्य को करने वाले ज़्यादातर लोग ट्राइबल पीपल होते हैं। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि ये लोग कंदमूल फल आदि एकत्रित करते हैं। इसके अलावा लकड़ियों को एकत्रित करते हैं ईंधन के रूप में। तो ऐसी कुछ विशेषताएं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, ये वाला मैप दिया गया है। तो इसमें से पूछता है कि एशिया के वाणिज्यिक पशुधन पालन एरिया का नाम लिखिए। तो ये है एशिया और यहाँ पर ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। तो इस वाले एरिया का आप नाम लिखेंगे स्टेपीज। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछता है वाणिज्यिक पशुधन पालन किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों की आर्थिक एरिया है। तो आप लिखेंगे टेम्परेट क्लाइमेट। हिंदी में लिखेंगे शीतोष्ण जलवायु। थर्ड वन आपसे पूछता है वाणिज्यिक पशुधन पालन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 आप यही लिख सकते हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध में किया जाता है, शीतोष्ण। नंबर 2 इसके प्रमुख एरिया आप लिख दीजिए। यहाँ पर स्टेपीज है, यहाँ प्रेरीज है, यहाँ पर पंपास है, यहाँ वेल्ड है, यहाँ डाउन्स है। तो ऐसे आप बता सकते हैं। तीसरा इसमें पशुओं का स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है। और इसके अंदर अधिक पूंजी की कैपिटल की बहुत ज़रूरत रहती है। आप इसमें वो लिखिए कैपिटल की इसमें ज़रूरत रहती है बहुत ज़्यादा की। तो वो कुछ फीचर्स लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं कि ये शीतोष्ण जलवायु में की जाने वाली आर्थिक क्रिया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ये वाला चित्र दिया गया है सोर्स बेस्ड में। आप देख रहे हैं कि इस चित्र में कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एनिमल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है रेंडियर है ये। सेकंड पूछता है कि आर्कटिक क्षेत्र में कौन सी घुमक्कड़ जनजाति पाई जाती है। तो ये आर्कटिक एरिया में पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं एस्किमो। इनको इनुइट बोलते हैं, इनुइट भी बोलते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अगर आर्कटिक क्षेत्र में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, वो है स्लेज। ठीक है, स्लेज एक लकड़ी की गाड़ी होती है जिसको रेंडियर या कुत्तों के द्वारा खींचा जाता है। तो आप ये रेंडियर या कुत्ते भी इसमें लिख सकते हैं, दोनों एक साथ की स्लेज इनको खींचते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, ये वाला मैप दिया गया है और इसमें पूछा है कि एशिया में किन क्षेत्रों में आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। एशिया के, तो एशिया का ये वाला एरिया है, तो आप लिखिए साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के किन क्षेत्रों में आदिकालीन कृषि की जाती है। तो ये है अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका। तो अफ्रीका में, अफ्रीका के अंदर आप लिखिए कॉन्गो बेसिन, और साउथ अमेरिका में लिखिए अमेजोन बेसिन। देन आपसे पूछता आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषता। नंबर 1, ये सबसे पुरानी एक्टिविटी है, सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हालांकि गैदरिंग और संग्रहण होता है इससे भी पुरानी, तो इसमें आप थोड़ा अमेंडमेंट भी कर सकते हैं कि ये सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया की बजाय आप यहाँ पर लिख दीजिए ये सबसे पुरानी कृषि प्रणाली है, ये सही रहेगा। एग्रीकल्चर सिस्टम ये सबसे पुराना है। नंबर 2, इसके अंदर ओल्डेस्ट मेथड इसमें यूज किया जाता है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। ठीक है, नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ये आप लिख सकते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार की मशीनों का यूज नहीं होता, टूल्स का यूज नहीं होता जो मॉडर्न टूल होते हैं, या फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया ऐसा ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये मैप दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस मानचित्र में कौन सी आर्थिक क्रिया दर्शाई गई है। तो आप इसमें दिखाएंगे कि इसमें आर्थिक क्रिया है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। कई बार पेन यहाँ पर मिसबिहेव करता है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि यहाँ पर खेती की कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट पूछता है गहन, या आप उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले के उत्तर में ये भी लिख सकते हैं इंटेंसिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन कहता है गहन जीवन निर्वाह कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है। तो ये वाला आप एरिया देख रहे हैं, तो ये है साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें की जाती है। देन कहता है गहन जीवन निर्वाह कृषि के दो प्रकार बताइए। दो प्रकार आप बताएंगे। नंबर 1, इसमें आप बताएंगे वेट राइस डोमिनेटेड। ठीक है, डोमिनेटेड। ठीक, और दूसरा आप बताएंगे ड्राई क्रॉप्स। अब इसमें क्या है, इसमें मेन फसल है राइस, शुगर केन, और इसमें आप बताएंगे मिलेट्स बता दीजिए, ज्वार बाजरा मक्का आदि। इसके अलावा इसमें व्हीट होता है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। एक होती है आर्द्र चावल प्रधान कृषि, जिसमें चावल और गेहूं गन्ने की खेती की जाती है, और दूसरी आप बताओगे शुष्क कृषि, जिसके अंदर ज्वार बाजरा मक्का जैसे मोटे अनाज बोए जाते हैं, यानी मिलेट्स बोए जाते हैं, और गेहूं बोया जाता है। ये खासकर ज़्यादा और पॉपुलेटेड एरिया जो वर्ल्ड के हैं उसमें ही की जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ऐसा ही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि ये चित्र देखो और इस चित्र की इकोनॉमिक एक्टिविटी बताओ। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर। कृषि का कार्य इसमें किया जा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा आप इसको प्राइमरी एक्टिविटी भी लिख सकते हैं। सेकंड आप बताओगे कि इसमें क्वेश्चन फिर वही पूछ दिया कि गहन जीवन निर्वाह की कृषि किन एरिया में की जाती है, तो आप बताओगे साउथ ईस्ट एशिया में। देन आपसे पूछता चावल की कृषि की कोई दो विशेषता। नंबर एक इंडिया की बता दीजिए। नंबर एक तो इसमें आप ये बता दीजिए कि ये समर सीजन में बोई जाती है, समर सीजन की क्रॉप है, ये ग्रीष्मकालीन फसल है जिसको इंडिया में खरीफ ऋतु बोलते हैं, खरीफ फसल है। सेकंड, इसको टेम्परेचर बहुत अधिक चाहिए, टेम्परेचर बहुत अधिक चाहिए, रेनफॉल भी बहुत अधिक चाहिए, रेनफॉल भी प्लस में चाहिए। तो ठीक है, इसलिए अगर आप नॉर्मली लिखो तो 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए और रेनफॉल लिख दीजिए मोर देन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड मोर। तो ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं। ये मैंने शॉर्टली लिख दिया था, तो इसकी आप सेंटेंस में लिखिए। देन आपसे पूछता है नेक्स्ट कि ये चित्र देखो और बताओ ये कौन सी आर्थिक गतिविधि है। तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि ये देखने से पता चल रहा है कि ये एग्रीकल्चर है, या तो आप एग्रीकल्चर लिखिए या आप इसको लिखिए प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी है। ओके। देन पूछ रहा है कि चाय, टी की जो प्लांटेशन है ये किन एरिया में की जाती है, तो आप बताओगे, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया बता दीजिए। खुला मंच आपके सामने, इसने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड की पूछ रहे हैं इंडिया की, तो हम इंडिया की बता देंगे। देन कहता है रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएं। नंबर एक, इसमें सिंगल क्रॉप होती है, सिंगल क्रॉप, एक ही फसल की खेती होगी। नंबर दो, इसके अंदर मोर कैपिटल, अधिक पूंजी, ठीक है, अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है इसमें, वो आप लिखिए। इसके अलावा इसको आप सिंगल क्रॉप कहिए या इसको मोनोकल्चर भी कह सकते हैं, ये भी एक विशेषता है इसकी। तो ऐसे आपने रोपण कृषि की विशेषताएं इसमें लिख देनी है। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि इस चित्र में कौन सी कृषि प्रणाली दर्शाई गई है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें कृषि प्रणाली आपसे पूछता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वाणिज्यिक अनाज कृषि का चित्र है। ये आप देख रहे हैं कंबाइन है, इसमें 3 और साथ में ट्रक में उसका अनाज को लोड किया जा रहा है। सेकंड पूछता है कि इस कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नंबर एक लिखो, इसमें जो फार्म होते हैं वो बड़े होते हैं, इसको आप लार्ज फार्म लिख दीजिए, लार्ज फार्म, या जो आपका खेत होते हैं वो। सेकंड, इसमें फूड ग्रेन्स बोए जाते हैं। तीसरा, आप इसमें बता सकते हैं कि ये टेम्परेट क्लाइमेट की फसल होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में बोई जाती है, जहाँ पर एशिया में स्टेपीज, अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, उन सब में एक बोई जाती है। तो ये अगला क्वेश्चन आ ही गया उनसे संबंधित, तो आप बता दीजिए स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स एंड कैंटरबरी, कैंटरबरी, ठीक है, बीच में बी लगा दें। तो मैंने सारे ही बता दिए, आपने दो बताने हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये मैप देख के बताइए कि वाणिज्यिक कृषि प्रणाली का एशिया में प्रमुख एरिया कौन सा है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेपीज,
देन आपसे पूछता है उत्तर अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, ये और ये पूछ रहा है। तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। तो नंबर 1 पूछता है यहाँ पर प्रेरीज, स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन है पंपास। देन आपसे पूछा वाणिज्यिक कृषि प्रणाली का ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में प्रमुख उत्पादक, ये है वेल्ड, इसको मैं ए लिख देता हूँ, और ये है यहाँ पर डाउन्स, यानी ए है वेल्ड, वेल्ड, और बी है डाउन्स। देन आपसे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला चित्र कह रहा है कि चित्र देख के बताइए कौन सी गतिविधि है। तो ये आप बताएंगे ये है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग है। देन कहता है ये आर्थिक क्रिया किन क्षेत्रों में की जाती है, तो आप बताएंगे ये वाले एरिया। तो ठीक है, तो ये आप बताएंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका। आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी बता सकते हैं। देन कहता है इस आर्थिक क्रिया की विशेषता क्या है, तो इसमें कहते हैं इसमें डेयरी होती है, डेयरी फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है। देन इसमें मिक्स क्रॉपिंग की जाती है क्योंकि पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत होती है। मिक्स एग्रीकल्चर भी इसमें की जाती है। इसमें आप बताइए सिंगल एनिमल्स होते हैं, एक ही टाइप्स के पशु होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत चाहिए, उनके लिए ज़्यादा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम उसकी ज़रूरत होती है, तो ये सब बता सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि मिश्रित कृषि का सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो ये आपसे पूछा है। तो यहाँ आंसर में आप लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये वाला एरिया की बात कर रहा है। देन पूछता है उत्तर अमेरिका के किस हिस्से में मिश्रित कृषि की जाती है, तो आप बताओगे वो ईस्टर्न हिस्से में, जहाँ पर ईस्टर्न पार्ट्स, ये वाला एरिया पूछ रहा है। ठीक है, ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का। देन कहता है दक्षिण अमेरिका में किन देशों में मिश्रित खेती की जाती है, तो ये आप बता दीजिए। तो आप इसमें लिख दीजिए अर्जेंटीना, और ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा सा यहाँ पर ना, तो साउथ ब्राज़ील भी आप लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं साउथ ईस्ट साउथ अमेरिका, ये भी आप कॉमनली लिख सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अमेरिका, तो ये आप लिखिए। देन आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा आप चित्र देख पा रहे हैं, कौन सी कृषि प्रणाली है, तो आप इसमें लिखेंगे भूमध्य रेखीय कृषि, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं शॉर्टली लिख देता हूँ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। देन कहता है विश्व के किस हिस्से में इसका सबसे प्रमुख एरिया है, तो वो एरिया आप देखेंगे, वो आप लिखेंगे मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी, यानी एक तरफ यूरोप है, एक तरफ अफ्रीका है, उसके बीच में जो भूमध्य सागर है वहाँ पर ये सबसे बड़ा एरिया है। वहाँ के कुछ देशों के नाम भी आप लिख सकते हैं। देन आपसे इसमें पूछ रहा प्रमुख फसल कौन सी होती है, सिट्रस फल, सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फल, खट्टे फल आप इसमें लिखिए। संतरा, अंजीर, अंगूर, माल्टा, ये सब इसमें बोए जाते हैं। देन आपसे नेक्स्ट पूछता है ट्रक कृषि शब्द किस देश में प्रचलित है, अगले चित्र को देख के आप बताइए। हालांकि इसमें ट्रक नहीं है, लेकिन ये फार्मिंग की टेक्नोलॉजी वही है, तो ये होता है यूएसए में। देन कहता है ट्रक कृषि प्रणाली में कौन सी फसल बोई जाती है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियां और फल। देन कहता है ट्रक कृषि की कोई 2 विशेषता, नंबर 1
ये शहरों के नज़दीक होती है, नियर टू द सिटीज़, शहरों के निकट की जाती है। और दूसरी विशेषता इसमें आप बता दीजिए, इसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की खेती की जाती है। ये इसकी प्रमुख फसल होती है, तो ये आप बता दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ये चित्र देख के बताइए ये चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो इसमें आप दिखाएंगे ये एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडली पूछता है यह किस स्तर की आर्थिक क्रिया है। पहले तो आप ये कर सकते हैं, इस चित्र में कौन सी आर्थिक क्रिया या किस स्तर की, तो इसमें आप ये वाला आंसर दे दीजिए। पहले में आप माइनिंग लिख सकते हैं, अरे पहले में माइनिंग कर दो, यानी खनन है ये आर्थिक क्रिया। दूसरे में लिख दीजिए कि ये प्राइमरी स्तर की यानी प्राथमिक स्तर की है। ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है कि इस आर्थिक क्रिया की कोई दो विशेषता। नंबर एक, इसमें खनन मुख्य कार्य होता है, खनन कार्य। दूसरा, ये मोर लेबर या हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। ये रेड कॉलर वर्कर ये कहलाएंगे। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये सब लिख सकते हैं, इसके टाइप्स भी बता सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट डायग्राम में भी ऐसा ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है चित्र देख के आर्थिक क्रिया बताइए, तो आप बताएंगे ये माइनिंग है, माइनिंग बता दीजिए या प्राइमरी लिख दीजिए। दैन पूछता चित्र में खनन के कितने प्रकार दिखाए गए। मैं सीधा यही बता देता हूँ, ओपन कास्ट माइनिंग है सर, सॉफ्ट माइनिंग है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, सॉफ्ट माइनिंग और ये, तो ये दोनों के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो ये दोनों के नाम आप यहाँ लिख देंगे। दैन कहता खनन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, एक पक्ष में दे दो एक विपक्ष में दे दो। तो माइनिंग से हमें वो मिलते हैं पेट्रोलियम एंड कोयल मिलता है, या मिनरल्स लिख दीजिए कि ये मिनरल्स मिलते हैं। अपोजिट में लिख दीजिए, अपोजिट में कथन लिखोगे ये डेंजरस एक्टिविटी होती है, इसमें आग लगने का खतरा रहता है, जहरीली गैस बनने का खतरा रहता है, इसको घातक उद्योग कहते हैं। तो ये आप विपक्ष में लिख सकते हैं। देन आपसे नेक्स्ट मैप दिया गया है कि इस चित्र को देखो और बताइए कि ये कौन सा पार महाद्वीप है, रेल मार्ग है। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रूट, पार साइबेरियन रेल मार्ग। देन कहता है इसके दो अंतिम स्टेशन, मैं सीधा यहीं पर मार्क कर देता हूँ। तो ये हैं सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। तो इन दोनों के नाम आप यहाँ पर इस उत्तर में लिख दीजिए। नेक्स्ट कहता है ये पार महाद्वीप रेल मार्ग किन महासागरों को जोड़ता है। तो आप लिखेंगे ये जोड़ता है, इसके इस साइड में तो है पैसिफिक ओशियन, और इस साइड में यहाँ पर बाल्टिक सी से आगे है अटलांटिक ओशन। तो ये दो महासागरों को जोड़ देता है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे ऐसा ही पूछा गया है कि ये मैप देख के बताओ इसका रेल मार्ग का नाम क्या है। तो ये आप बताएंगे ट्रांस कैनेडियन रेलवे। देन आपसे पूछता दो अंतिम स्टेशन, तो मैं यहीं बता देता हूँ। नंबर एक हैलिफैक्स, नंबर दो वैंकूवर। ठीक है, इनके दोनों के नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट कहता है इस पार महाद्वीप रेल मार्ग किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो भी मैं क्विकली करने के लिए आपको सीधा यहीं पर मार्किंग कर देता हूँ। नंबर एक इसको जोड़ता है, नंबर दो पैसिफिक को जोड़ता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए नंबर एक और नंबर दो, इनके नाम लिख दीजिए देख के। ठीक है, अटलांटिक को और पैसिफिक को। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हैलिफैक्स और वैंकूवर ये दो लिख दीजिए। देन आपसे नेक्स्ट पूछता है
ये रूट देख के पहचानो ये कौन सा रूट है। तो इसमें आप लिखोगे ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। देन आपसे पूछता है इसके दो अंतिम स्टेशन, तो वो भी आपको मैं यही बताता हूँ। नंबर 1 सिडनी, नंबर 2 पर्थ। ठीक है, ये 1 है, ये नंबर 2 पर्थ। देन पूछता है कि ये किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो इस साइड में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ओके यहाँ पर। और इसके यहाँ पर है, अरे यार, यहाँ पर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इन दो को जोड़ता है ये। ठीक है, आर पार कनेक्ट कर देता है। तो ये आप आंसर लिख देंगे। देन आपसे पूछता है अगला कि ये चित्र देख के बताओ कि इस जल मार्ग का नाम क्या है। तो ये आप बताएंगे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर मार्ग। देन आपसे पूछता है कि इसके दो अंतिम बंदरगाह, एक यहाँ पर पोर्ट सईद है, एक यहाँ पर पोर्ट स्वेज है। ठीक है, इन दोनों के नाम लिख दीजिए आप, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। ठीक है, कोई से को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं। देन करें ये जल मार्ग किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो यहाँ पर है इधर, यहाँ पर है रेड सी, एक तो आप ये लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, तो दूसरा आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 1 और 2। नाम मैं अभी क्विकली करने के प्रयास में हूँ। तो ये है रेड सी इधर और ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक, तो ये आप दोनों नाम लिख दीजिए। देन आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि ये चित्र देख के बताओ कि ये कौन सा रूट है। तो ये है पनामा रूट, पनामा कैनाल। देन कहता है इसके दो अंतिम बंदरगाह। तो अंतिम बंदरगाह एक तो है पनामा, दूसरा है कोलोन। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे पनामा और कोलोन। देन कह रहा है ये जल मार्ग किन दो महासागरों को जोड़ता है। तो ये एक तरफ, तो इसके एक तरफ है अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशन। तो ये नाम आप लिख देंगे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, आपने ये नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ता है। देन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि इसमें रूट दर्शाया गया, वाटर रूट, तो ये कौन सा। तो आप ये लिखेंगे राइन वाटरवे, राइन नदी है ये, हिंदी में लिखेंगे राइन जल मार्ग। देन पूछता है इस जल मार्ग के दो अंतिम बंदरगाह। देखो एक तो ये है बेसेल और दूसरा है रॉटरडम। तो रॉटरडम और बेसेल्स फर्स्ट पे लिख दीजिए, रॉटरडम 2 पे लिख दीजिए। देन कहता है ये जल मार्ग किन देशों को जोड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जिनके नाम मैं यहीं पर लगा देता हूँ। नंबर 1 ए स्विट्जरलैंड को जोड़ता है। इसके अलावा लग्जमबर्ग का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। इसके अलावा जर्मनी का हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, नीदरलैंड का हिस्सा इसमें आता है। तो ये ABCD जो मैंने मैप पे लिख दिए हैं उनको आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए किन्हीं दो के। ठीक है, देन आपसे ये वाला पूछा गया है कि ये चित्र देख के आप बताइए कि इसमें कौन सी आर्थिक क्रिया दर्शाई गई है। तो ये है टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, देन पूछता है व्यापार के कोई दो घटक कौन से होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देन पूछता है यहाँ दर्शाए गए व्यापार में किस वर्ष गिरावट हुई। तो ये आप देख रहे हैं लगातार, तो यहाँ पर गिरावट है 2009। यहाँ पर जो टर्शियरी एक्टिविटी लिखी, यहाँ पर आप ट्रेड भी लिख सकते हैं कि इसमें ट्रेड दिखाया गया है, या इसमें आप सर्विस सेक्टर भी लिख सकते हैं कि ये सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 3 आंसर मैंने बता दिए यहाँ पर, तो ये आप इसमें बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था फर्स्ट बुक के आधार पर सोर्स बेस्ड डायग्राम और मैप से संबंधित आज का प्रयास। आप इसको देखिए और एनुअल एग्ज़ाम के लिए या हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब भी आपके होते हैं उनके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए। और समय कभी मिलेगा तो मैं दूसरी बुक से भी ऐसा ही बहुत सारे कंटेंट को इकट्ठा करके आपके लिए एक वीडियो लेक्चर और तैयार करूँगा।
यदि आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे लिखिए। आप किस टॉपिक, कोई कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है या समझ में नहीं आता, उस पे आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। टीचर साथियों से भी अनुरोध रहेगा कि वे अपने स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।